नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी भाषा के ग्रामर को। जैसे किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, एक ढांचा होता है। उस ढांचे की यदि हमको समझ हो जाती है तो हम उस भाषा को बहुत सहज और सरल तरीके से सीख रहे होते हैं। तो आज हम सीखेंगे अंग्रेजी भाषा के स्ट्रक्चरल अप्रोच को, एक ढांचे के जो उसका एक ढांचा होता है जिसको अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से होता है बच्चों, उसको और सरल तरीके से समझें। जिस तरीके से अलग अलग व्यवसाय में लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, स्कूल में टीचर होता है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, वो सब लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, उन कामों के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी वाक्य में अलग अलग शब्द अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उन अलग अलग कामों के आधार पर ही उनको एक नाम दिया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, इसकी समझ के लिए हम आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन, फिर है प्रोनाउन, फिर है हमारा तीसरे नंबर पर हमारा एडजेक्टिव, चौथे नंबर पर आ गया हमारा वर्ब, एडवर्ब, और उसके बाद हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हाँ, अब हम समझ गए हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद कहते हैं। तो पहला जो हमारी बात हुई थी नाउन पर हुई थी। बच्चों नाउन को अक्सर हम किताबों में पाते हैं, जो परिभाषा होती है, ए नाउन इज जस्ट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। जब हम ये बात कहते हैं तो कई बार एक उसी परिभाषा को हम रट रहे होते हैं। आज मैं इसको थोड़ा और सरल करता हूं। इसको हम कहते हैं इट मीन्स वट एवर वी सी थ्रू आवर आईज एंड फील थ्रू आवर सेंसेस इज नोन एज नाउन। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी संसार में देख रहे होते हैं और अपने सेंसेस के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो महसूस करते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। अब जब मैं उदाहरण के बात कहूंगा तो आप अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसको हम नाउन कहते हैं। और जो महसूस कर रहे थे उसको भी नाउन कहते हैं। अब हम जो कुछ देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, हम जो महसूस कर रहे होंगे उसका भी कुछ नाम होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को जो भी हम देख पा रहे हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा को हम कितने प्रकारों से जान सकते हैं, इस पर जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम 4 तरीके की संज्ञाओं को आज हम बात करेंगे। जो उसका क्लासिफिकेशन किया है, जो वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण किया गया है कि अब हम संसार में चीज देखते हैं, इसको बोलते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या मतलब, जिसको हम छू सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में पेड़, पौधा, किताब और हमारी पेन, टीचर, दोस्त, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन्स। दूसरे होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहने को जिसका हमको भाव आता है, हम अपनी इंद्रियों से उन भावों को महसूस करते हैं, जैसे लव, हेट, काइंडनेस, जिसको थ्रस्ट, प्यास आपको है, प्यार आपको है, आपको दया भाव है, आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये जो भाव है, जो ये संवेग है, जो ये आवेग है, जो विचार है, इन विचारों को हम अपने हृदय से या अपने सेंसेस से या अपने आवेगों से महसूस करते हैं, इन सबको भी हम क्या बोलते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा। तो पहली बात हमारी समझ में आ गई कि जो पहला हमने रखा कंक्रीट, कहने का मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा हमारा आ गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब बच्चों ये है कि हम, जैसे प्रॉपर शब्द है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, डेविड, अब्दुल, ये नाम है, या सीता एक नाम है, कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। जैसे रामायण, कुरान, बाइबिल, हम एक
पर्टिकुलर किताब की बात कर रहे हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति या पुस्तक की या किसी भी या हम कह रहे हैं सेब कह रहे हैं विशेष फल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन क्या है? जैसे सीता एक लड़की है, एक पर्टिकुलर लड़की है, हम तो सीता एक प्रॉपर नाउन है। गर्ल एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, हम किसी कॉमन की बात कर रहे हैं। गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है। तो इसको जब हम एक कॉमन इसकी बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है। जैसे राम कैपिटल होगा, लेकिन बॉय जब होगा तो बी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ऐसे ही हम एप्पल लिखेंगे तो ए को कैपिटल में लिखेंगे, जब हम फ्रूट लिखेंगे इसी का फ्रूट जो हमारा कॉमन नाउन होगा एफ को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जो तीसरी जो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन बच्चों, कलेक्टिव नाउन हम उसको कहते हैं, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप। जैसे हम कलेक्शन शब्द से ही कलेक्टिव बनाए, मालूम चल रहा है कोई समूह है, जिसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। अब कलेक्टिव का मतलब होता है एक ग्रुप। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्लास कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑनलुकर्स या देखने वालों को, जो उसको भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको हम आर्मी कहते हैं। जहां पर एक समूह की बात होगी उस समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो चौथा नाउन है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब हम ऐसे जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वट एवर द थिंग्स वी आर watching and seeing through our eyes, some things are countable, some things are uncountable। कुछ चीजों को हम गिन सकते हैं, जैसे किताबें, हम किताबें गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं वो सारी चीजें हमारी काउंटेबल नाउन है। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे पानी, दूध, तेल, हम तेल को गिन नहीं सकते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात यह है, जब भी हम काउंटेबल नाउन को करते हैं तो जैसे हम कहते हैं वो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए बोलता है हाउ मच वाटर इन द ग्लास। तो जब हम प्रश्न कर रहे होते हैं इसमें हाउ मच में, इसमें अनकाउंटेबल नाउन में लेस, देयर वाज लेस वाटर, लेकिन स्टूडेंट्स होंगे हम बोलते हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको बात कर रहे होते हैं, समझते हैं। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, दे, इट, हिम, हर, ये प्रोनाउन हो गए। अब हम इसके अगले चक्र में जब पहुंचते हैं, पहले हम पहुंचते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे ऐड माने किसी चीज को जोड़ना। एडजेक्टिव उसी तरीके से जिसको हम विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या जोड़ रहा है, ये कुछ जोड़ रहा है। संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में या उसको मॉडिफाई करता है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड जो है उस बॉय नाउन का विशेषता बता रखा है, वो अच्छा लड़का है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप है वर्ब पे। बच्चों वर्ब, क्रिया को वर्ब कहते हैं। अब एक बहुत समझ की बात मैं आपको बताता हूं जिसको आपको बहुत समझने में आसानी हो जाएगी। वर्ब डूइंग वर्ड होता है। हिंदी में हम इसको समझते हैं सोना, खाना, पीना, जाना, रोना, तैरना, उड़ना। जिस भी शब्द के पीछे ना शब्द आता है वह वर्ब होता है। आप उपयोग करो बच्चों, जैसे तैरना, उछलना, कूदना, फुदकना, उड़ना। जो भी शब्द के पीछे ना आ रहा है वो क्या है, वर्ब हमको दिख रहा है। तो हमको वर्ब की समझ के लिए हम ये समझ लेते हैं ऐसे शब्द जो उड़ना, खाना, पीना, रोना, जाना, जितना भी है ये वर्ब की श्रेणी में हमारे आते हैं। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब बच्चों हमारे वहां मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं।
अंग्रेजी की भाषा में इसको क्लासिफाइड किया, वर्गीकरण किया मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं कोई भी क्रिया का होना, जैसे रोना, जाना, खाना, हंसना, पीना, दौड़ना, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। अब इस मेन वर्ब की सहायता के लिए जो वर्ब होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब की मदद करता है वाक्य में, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, ये वर्ब है, ये सारे वर्ब जो हैं हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये सब हमने यहाँ पर चार्ट में लिखा है। आप लोग इस चार्ट में जितने भी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप नोट करेंगे। और तीसरी जो वर्ब है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम उसमें मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड और मस्ट, जिसमें हो सकने की संभावनाओं को बात कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की बात। एडवर्ब फिर वही बात आ गई जैसे एडजेक्टिव में आया था। एडवर्ब का मतलब कुछ ऐड हो रहा है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो आपके वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और कई बार स्वयं एडवर्ब की विशेषता बता रहा होता है। अब मैं इसमें थोड़ा आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बता रहा होगा, एडवर्ब की विशेषता भी बता रहा होगा। जैसे बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, वेरी, ये एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं इनको। अब इसका जो उदाहरण है वह यस्टरडे इवनिंग वी वर वॉकिंग स्लोली इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। यस्टरडे इवनिंग वी वर वॉकिंग स्लोली, कैसे घूम रहे थे? स्लोली। और वेरी ब्यूटीफुल पार्क, पार्क में कैसा पार्क? जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, कैसा? वेरी। तो इस उदाहरण से हम इस बात को समझ रहे हैं। अब हम प्रीपोजिशन समझ रहे हैं। प्रीपोजिशन अपने आप में शब्द पोजीशन जो शब्द है इसका मतलब वो संबंध स्थापित कर रहा है, जो किसी नाउन का प्लेस, थिंग्स एंड टाइम, इसके संबंध को स्थापित करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जैसे समझाऊं, आई वॉज एट द ऑफिस ऑन मंडे एट 10 AM। देखो, आपने आई वॉज एट द ऑफिस प्लेस का संबंध स्थापित किया, ऑन मंडे आपका दिन का वो किया, एट 10 AM आपके समय का। इसी तरीके से द कैट इज अंडर द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अगले स्टेप में समझ रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन में जंक्शन होता है और बहुत सारे रेलें आती जुड़ती हैं एक दूसरे से डब्बे को, इसी तरीके से हम समझते हैं दो शब्दों को जोड़ने वाला या दो वाक्यों को जोड़ने वाला ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ रहा होता है उसको हम अंग्रेजी की भाषा में कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे शब्द हैं बच्चों, बोथ, एंड, बट, एज वेल एज, एल्स, ईदर और नो, सूनर। अब ऐसे शब्द हमारे वाक्यों को और शब्दों को जोड़ रहे होते हैं, इनको हम कंजंक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बच्चों ये अपने आप में बहुत विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं कि आपके भावनाओं के उजागर करता है। जब हम कोई मैच जीत रहे होते हैं तो हम हुर्रा, वाह, अमेजिंग, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है इसके द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। जैसे एक जीतने वाली टीम बोलती है, ओह ग्रेट, वी वन द मैच, हुर्रा। लेकिन हारने वाली टीम बोलती है, अलाश। जब कोई लॉस हो जाता है तो हम तब उच, आउच, उफ, ओ, उफ। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द हमारे इंटरजेक्शन के शब्द कहलाते हैं और इनको एक्सक्लेमेशन मार्क से दर्शाते हैं। आशा है आप इस भाषा के ग्रामर के, अंग्रेजी के ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझे होंगे और इसमें समझने में हम अब आगे इसको अभ्यास कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।